उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद का ये कथन है। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी लक्ष्य को प्राप्ति की हमने ठान ली है तो लगे रहना है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। बीच में कई रुकावटें आती है, कई समस्याएं आती है, लेकिन बीच में हार नहीं माननी है। पूरे जोश और होश के साथ लगे रहना है, तभी हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो पाएंगे। तो इसी कथन के साथ हम आज के पॉलिटी क्वेश्चन आंसर सीरीज की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? ऑप्शन है, संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। दूसरा ऑप्शन, संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को। तीसरा ऑप्शन, राज्य के विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को। चौथा ऑप्शन है, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। जो लोकसभा होती है, विधानमंडल के निम्न सदन कोई जो विधानसभा होती है, जो राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है उसी को विधानसभा कहते हैं, और उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राज्यसभा के निर्वाचन में भाग लेते हैं। जो लोकसभा होती है उसका निर्वाचन आम जनता के द्वारा किया जाता है। आम जनता के द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। विधानमंडल के निम्न सदन यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को ही राष्ट्रपति और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन साधारण आम जनता के द्वारा चुनाव के माध्यम से होता है। अतः प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है, किंतु विकल्प डी में केवल राज्यसभा के संबंध में सटीक बैठता है। अतः उपलब्ध विकल्प के अनुसार डी आंशिक रूप से सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 सारणियाँ दी गई है। राज्यसभा के बारे में कहा गया है और लोकसभा के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। राज्यसभा के बारे में जो पहला कथन है वह यह है कि इसमें 250 से अनधिक सदस्य रहते हैं। दूसरा कथन है 12 नाम निर्देशित या नामांकित सदस्य रहते हैं। तीसरा कथन है 238 से अनधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। ये सभी हमें पता है, ये राज्यसभा के बारे में कहा गया। दूसरी सारणी में लोकसभा के बारे में कहा गया है कि 552 से अनधिक सदस्य नहीं होते, मतलब 552 इसकी लिमिट होती है। हाईएस्ट लिमिट जो लोकसभा सदस्य की वो 552 है। इसमें से 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि रहते हैं, मतलब 530 से ज़्यादा नहीं होगी राज्यों के प्रतिनिधियों में। 2 से अनधिक नाम निर्देशित या नामांकित सदस्य जो एंग्लो इंडियन होते हैं, जो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियंस को नामांकित करता है, वो 2 सदस्य रहते हैं। जो चौथा स्टेटमेंट है वह है संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि, तो ये एक्स दिया गया है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है अगली स्लाइड में। अंकित x के स्थान पर निम्नलिखित में से किसे रखना ठीक होगा? जो पिछली स्लाइड में हमने देखा कि जो संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि कितने हैं, इसमें यही आंसर देखना है कि x की यहाँ पे कितनी संख्या होगी। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है वे मंत्री जो संसद के सदस्य नहीं है पर जिन्हें अपना पद संभालने के 6 माह के भीतर अपना निर्वाचन संसद के किसी सदन के लिए करवाना है। दूसरा ऑप्शन है 20 से अनधिक नाम निर्देशित सदस्य, 20 से अनधिक नाम निर्देशित सदस्य। तीसरा ऑप्शन है संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अधिक प्रतिनिधि। चौथा ऑप्शन है महान्यायवादी जिसे संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि 530 सदस्य हैं वो राज्यों से चुनकर आते हैं और 2 नाम निर्देशित होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के रूप में उन्हें नामांकित किया जाता है। तो बचे
20 होते हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। संघ राज्य क्षेत्र जैसे कि दिल्ली हो गया, एनसीआर हो गया, इसके अलावा चंडीगढ़ हो गया, दमन दीव हो गया, दादर नागर हवेली हो गया, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तो इनसे चुन के आते हैं 20 सदस्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, जो क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट थे उसमें ये दिखाया गया है कि 552 सदस्य वो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, 2 आंग्ल भारतीय नामित होते हैं और 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। ये इसका सही आंसर है, इसलिए ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाता है। राज्यसभा में जो लिमिट है सदस्यों की मैक्सिमम जो संख्या होगी 250 है, उसमें से 238 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं चुन के, और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। जो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानमंडल के निम्न सदन यानी कि विधानसभा द्वारा किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही सांविधिक संशोधन संभव है। सांविधिक यानी संविधान में संशोधन संभव है। पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा स्टेटमेंट है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तीसरा स्टेटमेंट है 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची या विषय, चौथा स्टेटमेंट है किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। तो कोई भी विषय या अनुसूची जो भी संघीय ढांचे के अंतर्गत आती है, संघीय ढांचे के अंतर्गत आती है, वे उनमें संविधान संशोधन होगा, उसमें राज्यों की विधानमंडलों की अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। तो संघीय ढांचे से संबंधित कौन कौन से प्रावधान है, जैसे स्टेटमेंट में देख लेते हैं हम। राष्ट्रपति का निर्वाचन संघीय ढांचे का प्रावधान है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, क्योंकि राज्यसभा के बारे में कहा गया है, तो यह भी संघीय ढांचे का प्रावधान है। 7वीं अनुसूची जो केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में बात की गई है 7वीं अनुसूची में, तो ये भी संघीय ढांचे का भाग है। राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, इसको जो संसद है वह सामान्य संशोधन के द्वारा ही इसे समाप्त कर सकती है, विधान परिषद की समाप्ति। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है केवल 4, यानी कि किसी विधान परिषद की समाप्ति के लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 368 के तहत ये कहा गया है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है यदि कोई भी विषय संघीय ढांचे से संबंधित हो, तो वहाँ पर राज्यों की लगभग आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति में राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह वर्णित है कि कुछ प्रमुख विषयों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। इसके अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख विषय राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची का कोई विषय, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आदि शामिल है। किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति के मात्र साधारण बहुमत से संशोधन संभव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। माफी चाहूँगा दोस्तों, मैंने शायद ऑप्शन डी इसका सही आंसर बताया था पहले, तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए होगा, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट ये सही है, चौथा स्टेटमेंट इसका गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में
राज्यों के बीच सहयोग एवं समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर या विधितर संस्थाएं, मतलब संविधानेतर का मतलब है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। तो इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद, दूसरा राज्यपाल सम्मेलन, और तीसरा आंचलिक परिषद, और चौथा अंतर्राज्यीय परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन और आंचलिक परिषद, ये तीनों कार्यपालिका आदेश द्वारा इनका निर्माण किया गया है। तो ये तीनों संवैधानिक संस्थाएं नहीं है या संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। जबकि अंतर्राज्यीय परिषद का आर्टिकल 263 में उल्लेख किया गया, आर्टिकल 263 में इसका उल्लेख है कि एक अंतर्राज्यीय परिषद होगी जो राज्य और केंद्र के बीच कोऑर्डिनेशन का कार्य करेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 4। तो सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसका सही आंसर होगा जो संविधानेतर है, मतलब जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। तो जो संविधान में इनका उल्लेख नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3, क्योंकि इनका उल्लेख नहीं है। चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन एवं आंचलिक परिषद संविधानेतर विधियेतर संस्थाएं आता है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का जो अंतर्राज्यीय परिषद है, इंटरस्टेट काउंसिल, उसका उल्लेख अनुच्छेद 263 में, जो इसको संवैधानिक संस्था बनाती है। इसका सही आंसर डी दे रखा है। तो इसका मतलब जो ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है, ये क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सी संस्था संविधान जो संवैधानिक है, कौन सी संस्था संवैधानिक है। तो दोस्तों इसमें हम संशोधन करेंगे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी संस्थाएं संवैधानिक है। तो कौन सी संस्थाएं संवैधानिक है, तो इसमें अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटरस्टेट काउंसिल संवैधानिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ है। तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन देखने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जमानत राशि होती क्या है। तो दोस्तों कोई भी प्रत्याशी चुनाव में शामिल होता है, नामांकन फॉर्म भरता है, तो उस समय उससे जमानत राशि जमा की जाती है और उसकी यह शर्त होती है कि अगर वह निर्धारित वैलिड वोट से अगर कम वोट प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मतदान बहुत कम हुआ हो, दूसरा है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था, निर्वाचित प्रत्याशी की अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से थी। ऑप्शन डी है निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत थी। अब अगर किसी विधानसभा क्षेत्र से एक साथ बहुत सारे प्रत्याशी वहां से लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी जो प्रत्याशी है उसको जो निर्धारित मात्रा होती है उससे कम वोट मिलेंगे तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं अगली स्लाइड पर। अगर कोई प्रत्याशी चुनाव में कुल वैध मतों का 10% या कुल वोटों का 1/6 से कम प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। लोकसभा के लिए 25,000 रुपये हैं और विधानसभा के लिए 10,000 रुपये हैं। हो सकता है इसको अपडेट कर दिया गया हो, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? पहला है मुस्लिम लीग, दूसरा रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, तीसरा अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये जो चारों पार्टियां जो दिखाई गई हमें, ये
स्वतंत्रता संग्राम के समय सक्रिय थी। तो ये इनमें से कोई भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है वर्तमान में, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न में दिए गए विकल्प में से कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। वर्तमान में भारत के 7 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त है, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, बीएसपी, सीपीएम और सीपीआईएम और सीपीआई और एनसीपी, मतलब 7 राजनीतिक दलों उनको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया है। जो राष्ट्रीय राजनीतिक जो दल है उसका दर्जा प्राप्त करने के लिए पार्टी को, किसी जो राजनीतिक दल है उसको किसी लोकसभा चुनाव में 2% लोकसभा सीटें या फिर 6% कुल वोटों का 6% जो वैलिड वोट्स है वो उस पार्टी को मिले, तो तभी ही उसको जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त किया जाता है। या एक और शर्त है इसमें कि कम से कम 4 राज्यों में उस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में कर लिया गया? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन पहला पश्चिम बंगाल और केरल, दूसरा गुजरात और महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश और उड़ीसा, चौथा राजस्थान और गुजरात। इसका सही आंसर है गुजरात और महाराष्ट्र। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के दायरे में आती है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उड़ीसा के मुख्यमंत्री इस दायरे में नहीं आते हैं। लोकायुक्त भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर जांच करता है या करवा सकता है। किसी मामले में जांच एजेंसी के निरीक्षण करने या निर्देश देने का अधिकारी प्राप्त है। जैसे कि राज्य में लोकायुक्त होता है, उसी प्रकार केंद्र के लेवल पर लोकपाल होते हैं। जो लोकपाल है उस संस्था का जो भारत ने अपनाया गया है वह स्वीडिश में जो ओम्बुड्समान संस्था होती है, ओम्बुड्समान संस्था के अनुसार ही इसको भारत के द्वारा अपनाया गया है, जो भ्रष्टाचार संबंधी जो विवाद होते हैं उनकी जांच करता है और दोषियों को सजा देने की सिफारिश करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में कौन सा सही है? पहला ऑप्शन सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। दूसरा ऑप्शन निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और केंद्र में गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों में गृह विभागों द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। डी ऑप्शन निर्वाचन की सिफारिश और उसकी अधिसूचना जारी किया जाना, दोनों ही कार्यों का निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाना। तो इसका सही आंसर है निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश की जाती है और राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा उसकी अधिसूचना जारी की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निर्वाचन की सिफारिश का कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है और इसका जो निर्वाचन की घोषणा की जाती है वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इसका उपबंध है वह जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में स्थानीय शासन के विषय में कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है भारत के संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। ये गलत हो जाता है क्योंकि 73वें संविधान संशोधन 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में स्थानीय निकायों का प्रावधान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं का तथा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं का जो प्रावधान है वह संविधान में किया गया है। बी ऑप्शन है स्थानीय निकायों में 30% स्थान
स्त्रियों के लिए आरक्षित है। स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है। ये भी सही है, क्योंकि एक आयोग होता है जिसे राज्य वित्त आयोग कहा जाता है। राज्य वित्त आयोग कहा जाता है, जिसका प्रावधान आर्टिकल 243 आई में किया गया है। तो ये भी सही हो जाता है। तो डी है, स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन आयोग होता है। जी हाँ, एक निर्वाचन आयोग होता है, इसे राज्य निर्वाचन आयोग कहा जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग कहा जाता है, जिसका उल्लेख किया गया 243 के में, 243 आर्टिकल 243 के में इसका प्रावधान किया गया है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सही नहीं है वो कौन सा है, जो ये स्टेटमेंट वो गलत हो जाता है स्थानीय शासन के संबंध में, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनके लिए आरक्षित स्थानों का जो प्रावधान किया गया है वो यह कहा गया है कि 33% से कम महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं अगली स्लाइड में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में यह प्रावधान किया गया कि स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% से कम आरक्षित सीटें नहीं हो। राजस्थान राज्य में इसका जो आरक्षण है महिलाओं के लिए वह 50% है। पंचायती राज संस्थाओं में यह कितना है, 50% है। चलते हैं अगली स्लाइड पर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्या अर्थ है? न्यायिक पुनरीक्षण यानी इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू। पहला ऑप्शन है विधियों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता के विषयों में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। प्रख्यापन यानी जांच करना, संवैधानिकता की जांच करना। ऑप्शन बी है विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रसंगत करने की न्यायपालिका का अधिकार। सी ऑप्शन है न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए गए पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार। डी ऑप्शन है न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार। तो इसका सही जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि न्यायपालिका किसी भी विधायिका या केंद्रीय हो चाहे राज्य विधायिका हो, दोनों के द्वारा जो भी विधि या अधिनियम बनाए जाते हैं उनका, या फिर कार्यपालिका या तो राज्य सरकार है या फिर केंद्र सरकार या फिर स्थानीय सरकारें, उनके द्वारा कोई भी आदेश या नियम जारी किए जाते हैं उनकी भी संवैधानिकता की जांच करता है। यदि संविधान के अनुरूप नहीं है, कोई भी आदेश या विधि संविधान के अनुरूप नहीं है या मूल ढांचे का उल्लंघन होता है, तो उस विधि को शून्य करार दे दिया जाता है, अर्थात उसे निरस्त कर दिया जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन अथवा न्यायिक पुनरीक्षण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके अंतर्गत कार्यकारिणी के कार्यों तथा कभी कभी विधायिका के कार्यों का न्यायपालिका के द्वारा पुनरीक्षण का प्रावधान हो। दूसरे शब्दों में न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायपालिका की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों, प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करता है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप है कि नहीं। अगर मूल ढांचे के अनुरूप नहीं है तो संबंध जो भी कानून या विधि या फिर आदेश या फिर प्रशासनिक कार्य निरस्त कर दिए जाएंगे, क्योंकि वे संविधान के अनुरूप नहीं है। न्यायिक पुनरीक्षण को ही न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं पॉलिटी क्वेश्चन आंसर सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।